नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए जो आपकी आगामी आने वाली यूजीसी नेट और EMRS लाइब्रेरियन, KBS, NBS और बिहार लाइब्रेरियन, उसके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आपके लिए जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके। और आपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्ययन कर पाएँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो आपके लिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, ये MPPSC लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2025 को, उसी का पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो उसमें मैं लगभग क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक करवा चुका हूँ, जो कि आप जिसने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। MPPSC लाइब्रेरियन करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक देखेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक देखेंगे इस वीडियो में। जिसने 1 से लेकर 100 तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट जो कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और मान के चलिए कि 100% आपके आगामी UGC नेट, KBS, NBS और EMRS जो मैं पेपर सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, केवल वही पेपर सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आलतू फालतू का कंटेंट लेके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके परीक्षा में आने के 100% चांसेस हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे हम लोग। आज 101 से लेकर 125 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है, निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके नियमन के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम दिए हैं, उनके वर्ष के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर A द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये जो 4 पुस्तकालय अधिनियम दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उसके बाद बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना हुई थी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 में क्या कह रहा है? 102 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसकी उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 में क्या कह रहा है? एक 103 में कह रहा है, किस समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार बताया है? कौन सी समिति ऐसी थी जिसने जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं उनको पुस्तकों का स्थिर भंडार बताया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सिन्हा समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार बताया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। 104 में क्या कह रहा है?
104 में कह रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पहली बार जनता के लिए कब खोली गई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो पटना में है, आप सबको पता ही होगा, बिहार पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। वो को पहली बार जनता के लिए कब खोला गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था, जो कि पटना में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 में क्या कह रहा है, 105 में कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन, शॉर्टकट में इसको इफला बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को हमको देखना है, वही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो इफला की स्थापना 1927 में हुई थी, यह कथन सही है। ईसा कॉलेजन इफला के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है। इफला विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस 2025 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा, ये भी सही है। इफला की स्थापना द हेग में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, तो आप लोग, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 105 में कि इफला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये कथन छोड़ दीजिए, आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें इफला से रिलेटेड, इफला की स्थापना 1927 में हुई थी, ईसा कॉलेजन इफला के पहले अध्यक्ष थे, और इफला, ये करंट का क्वेश्चन हो गया है, इफला विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कजाकिस्तान में। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे आपने बना लिया कि एक पेज इफला का है, तो उसी में इफला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप सब जगह, सबको एक जगह नोट कर सकते हैं। तो वो आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह इफला के बारे में, इफला से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और याद करने में बहुत ईजी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा था, गलत कथन पूछ रहा था, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों तो सही है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। 106 में क्या कह रहा है, 106 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन संगठनों का विलय करके चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का गठन किया गया था। जो उसको स्लिप भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, सबको पता ही होगा। तो जो स्लिप की स्थापना है 2002 में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को, संगठनों को विलय करके बनाया गया था स्लिप। तो इसका जो पहले सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 और 4, लाइब्रेरी संघ यूके और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये दोनों को मिला के 3 और 4 को मिला के क्या बनाया गया था, स्लिप बनाया गया था। और उसकी स्थापना कब की थी, 2002 में की गई थी। क्लियर हो गया होगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये दोनों को विलय करके क्या बनाया गया था, स्लिप की स्थापना कब की गई थी, 2002 में। क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 में क्या कह रहा है, 107 में कह रहा है कि शोध में ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय, जो रिसर्च होती है ना, उसमें ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन का बाह्य आलोचना से संबंधित है। ठीक है, शोध में ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन बाह्य आलोचना से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो कथन दिए हुए हैं ना हम लोगों को 4, 1, 2, 3, 4, शोध में जब ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय कौन से कथन जो होते हैं जो बाह्य आलोचना से संबंधित होते हैं। कागज और स्याही का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, प्रलेख के तथ्यों की तुलना अन्य आधिकारिक लेखकों के लेखन से की जाती है, प्रलेखों की आयु तथा उत्पत्ति का पता लगाया जाता है, सामग्री की वैधता
और विश्वसनीयता की जांच की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ठीक है, देखेंगे 1 और 3, तो इसमें देखेंगे, डिस्क्राइब करके देखेंगे कि निम्नलिखित शोध में ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय कागज और स्याही का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, ये सही है। और प्रलेखों की आयु तथा उत्पत्ति का पता लगाया जाता है, ये दोनों किससे संबंधित है? ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय इन दोनों कथनों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। 108 में क्या कह रहा है? 108 में कह रहा है कि किसी प्रश्नावली में संरचित प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कोई प्रश्नावली दी होती है, उसमें किसी प्रश्नावली में संरचित प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्रश्नावली है बकायद ये जो तीनों ए, बी और डी दिए हैं, ये कथन सत्य है, कुछ ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। किसी प्रश्नावली में सीमित प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कोई भी प्रश्नावली होगी तो उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होंगे ना, ये सही है। इनमें प्रतिभागियों के उत्तरों को बताए गए विकल्पों तक सीमित किया जाता है, ये भी ठीक है। संरचित प्रश्नों का लाभ यह है कि उन्हें मानकीकृत किया जा सकता है, ये भी ठीक है। इन उत्तरों में असंरचित प्रश्नों के उत्तरों की तुलना में कम विश्वसनीयता होती है, ये गलत है। तो इसका जो यहाँ पे गलत ही पूछ रहा था ना, सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 109 पे चलते हैं। 109 में क्या कह रहा है? 109 में कह रहा है असंरचित अवलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो असंरचित अवलोकन के बारे में यह अन्वेषणात्मक शोध एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के में विशेष रूप से उपयोगी है, सही बात है। सटीकता बढ़ाने के लिए मौके पर टिप्पणी लेना बेहतर होता है, ये भी ठीक सही है। यह अपेक्षाकृत लचीली तकनीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है रेटिंग स्किल का उपयोग रिकॉर्डिंग के लिए किया जा सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। 110 में क्या कह रहा है? एक 110 में कह रहा है कि गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस, जो गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस होती हैं पर मार्गदर्शन प्रलेख किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस पर मार्गदर्शन प्रलेख जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। एकेडमिक देखो, यूनिवर्सिटी जो होती है ना, एकेडमिक से रिलेटेड होती है, तो आप कीवर्ड से इसका आंसर जान सकते थे कि इसका यूजीसी जो है गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस का जो पर मार्गदर्शन प्रलेख जो है यूजीसी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। 111 में क्या कह रहा है? 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरेखों डायग्राम्स की विशेषता नहीं है। डायग्राम्स की कौन सी विशेषता नहीं है इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 111 का सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। ये दो चारों के मध्य गणितीय संबंध दर्शाते हैं, ये गलत है। जबकि डायग्रामिक विशेषता क्या होती है? ये सामान्यतः सादे कागज पर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। ये आंखों के लिए आकर्षक और प्रचार के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, ये भी सही है। ये डाटा के अर्थ में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दो चारों के मध्य गणितीय संबंध नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 112 में क्या कह रहा है? 112 में देखेंगे
112 में देखें, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। 112 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक लेखन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी लेखन की विशेषता नहीं है। एक तकनीकी लेखन होता है ना, उसकी इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तकनीकी लेखन की जो विशेषता होती है, यह विशिष्ट विषय पर डाटा और विचारों को सूचित करता है। ठीक है। यह सारणीबद्ध और चित्रमय विधि में सूचना प्रस्तुत करता है, ये भी ठीक है। यह संभावित पाठक की आवश्यकता के अनुरूप सूचना प्रदान प्रस्तुत करता है। ये तीनों सही हैं, ये गलत है। जबकि तो यहाँ पे गलत ही पूछा था, विशेषता नहीं है। तो यह अंतर्ज्ञान, भावना और कल्पना पर आधारित है, ये गलत है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। 113 में क्या कह रहा है। 113 में कह रहा है कि शोध में, रिसर्च में डाटा या परिणाम गणना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। शोध होता है ना, उसमें डाटा या परिणाम गणना क्या कहलाता है। फैब्रिकेशन कहलाता है। ठीक है, फाल्सिफिकेशन नहीं कहलाता है, प्लेगरिज्म नहीं कहलाता है, मिथ्या प्रस्तुति नहीं कहलाता है, फैब्रिकेशन विरचना कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। 114 में क्या कह रहा है। 114 में कह रहा है ई ग्रंथालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है। ई ग्रंथालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई ग्रंथालय के संबंध में संस्करण 4.0 पोस्ट ग्रे SQL। ठीक है, ये सही है। ई ग्रंथालय के संबंध में संस्करण 4.0 पोस्ट ग्रे SQL, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। 115 में क्या कह रहा है। 115 में देखेंगे, कह रहा है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी। ठीक है, 3.0 में कितने मॉड्यूल हैं। सॉल्व में कितने मॉड्यूल हैं, इसका भी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 115 का ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व में 6 मॉड्यूल हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। 116 में क्या कह रहा है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अब जो पेपर का जो लेवल आता है ना, कोई भी पेपर हो, चाहे वो आप UGC नेट का ले लीजिए, चाहे EMRS का ले लीजिए, चाहे KBS NBS या बिहार लाइब्रेरियन, अब पेपर का जो लेवल आएगा वो टफ आएगा, मॉडरेट टू टफ आएगा। अब पहले जैसा इजी नहीं आएगा कि पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, अब पहले जैसा बात नहीं रही है। अब पेपर का जो लेवल है वो बढ़ा दिया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो EMRS का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है Tier 1 और प्लस Tier 2, अब जो है एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो है टफ़ कर रहे हैं TGT लेवल पे और प्रोफेसर लेवल पे भी। तो जो अब ऊपर तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपको डीपली तैयारी करना होगा, डीपली चीज़ों को समझना होगा और तैयारी करना होगा। आप किसी पेपर के बारे में ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आपका इजी पेपर आएगा, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है 100% करके रखिए कि पेपर कहीं से भी आए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने अच्छे से अच्छे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ग्रीन स्टोन डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के विकास में निम्नलिखित में से किन संगठनों ने सहयोग किया। जो ग्रीन स्टोन डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है, उसके विकास में किन संगठनों ने सहयोग किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, यूनेस्को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड
ह्यूमन इन्फो NGO, ठीक है। तो इन दोनों संगठनों ने ग्रीन स्टोन डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर बनने के विकास में सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है डी स्पेस डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण हाल ही में 7 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, ठीक है। तो डी स्पेस सॉफ्टवेयर है ना, डी स्पेस डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण हाल ही में 7 फरवरी को जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.6.3 संस्करण जो है डी स्पेस करके आया था, वही इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 117 का। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। 118 में क्या कह रहा है। एक 118 में देखेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RFID, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग में ऐसी कौन सी क्षमता होनी चाहिए जिसमें एक साथ बहुत सारे टैग पढ़े जा सकें। RFID टैग में ऐसी कौन सी क्षमता होनी चाहिए जिसमें एक साथ बहुत सारे टैग पढ़े जा सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टकराव रोधी क्षमता, ठीक है। RFID टैग में टकराव रोधी क्षमता होनी चाहिए जिससे कि एक साथ बहुत सारे टैगों को पढ़ा जा सके। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। 119 में क्या कह रहा है। एक 119 में कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कर नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट दी हुई है और सूची सेकंड, यहाँ पे मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 119 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रंथ सूची और प्राधिकरण रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, मार्क 21 से, ठीक है। सूचना आदान प्रदान प्रारूप Z39.50। मेटा डेटा हार्वेस्टिंग ये है किससे, OAI PMH। ग्रंथ सूची डेटा अंतर परिचालन ISO 2709। क्लियर हो गया होगा। तो 1, 2, 3 और 4 इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। 120 में क्या कह रहा है। एक 120 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम CDS ISIS ओके की विशेषता नहीं है। CDS ISIS की कौन सी विशेषता नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें 3 विशेषताएं, एक विशेषता नहीं है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जाने तो ऑप्शन नंबर डी है। निश्चित आकार के रिकॉर्ड जो है CDS ISIS का विशेषता नहीं है, जबकि परिवर्तनीय आकार के रिकॉर्ड इसकी विशेषता है। पुनरावृत्ति वाले क्षेत्र ये भी इसकी विशेषता है और उपक्षेत्र ये भी इसकी विशेषता है। तीनों विशेषताएं हैं। निश्चित आकार के रिकॉर्ड जो है इसकी विशेषता नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। 121 में क्या कह रहा है। 121 में कह रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसको शॉर्टकट में निसात भी बोलते हैं।
नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निशात, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर सी। एक सूचना प्रणाली के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकासात्मक कार्य का समर्थन करना। निशात का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि एक सूचना प्रणाली बनाई जाए, उसके माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकासात्मक कार्य का जो समर्थन किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। 122 में क्या कह रहा है? 122 में कह रहा है कि दृष्टिबाधिता को अक्सर किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, विजुअली हैंडीकैप, उनको अक्सर कर किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वश्रेष्ठ शुद्धि दृष्टि तीव्रता 20/40 या 20/60 से खराब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? 20/40 या 20/60 से खराब सर्वश्रेष्ठ शुद्धि दृष्टि तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। 123 में क्या कह रहा है? 123 में कह रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला के गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल लाइब्रेरीज एंड सर्विसेज फॉर एवरीवन किस समूह के लोगों को लाभान्वित करने के लिए है? इफ्ला की एक गाइडलाइन है, गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल लाइब्रेरीज एंड सर्विसेज फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए एक्सेस हो और सबके लिए सेवा हो, किस समूह के लोगों को लाभान्वित करने के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये है, सबको सुविधाएं मिलें, सबके लिए लाइब्रेरी एक्सेस हो, सभी के लिए हो। ठीक है, लाइब्रेरी की जो सेवाएं हैं, सेवा में पहुँच सबके लिए हो, उनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्पेशली तौर पे बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 123 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। 124 में क्या कह रहा है? में कह रहा है कि जॉब्स प्रो टॉकिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है और यह किस प्रकार के लोगों को लाभान्वित करता है? तो जॉब्स प्रो है ना, जॉब्स प्रो टॉकिंग सॉफ्टवेयर है ना, का मुख्य कार्य क्या है और इस किस प्रकार के लोगों को लाभान्वित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जॉब्स प्रो टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए एक सामान्य कंप्यूटर को टॉकिंग कंप्यूटर में बदल देता है। तो जॉब्स प्रो सॉफ्टवेयर है ना, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, उसका जो मुख्य कार्य है ना, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करना होता है और एक सामान्य कंप्यूटर को टॉकिंग कंप्यूटर में बदल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2024 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये MPPSC का पेपर है, तो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 125 है वो MP से रिलेटेड है, देखेंगे फिर भी, क्योंकि MPPSC की भी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिए। तो मध्य प्रदेश के पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय निदेशालय का सरकारी अभिलेखागार के साथ कब विलय किया गया? जो मध्य प्रदेश का पुरातत्व अभिलेखागार है एवं संग्रहालय निदेशालय का सरकारी अभिलेखागार के साथ कब विलय किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1994 में जो मध्य प्रदेश का पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय का निदेशालय है, उसका जो विलय सरकारी अभिलेखागार के साथ में 1994 में कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, उसमें आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, कंटेंट अच्छा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
सोचे नहीं बिल्कुल भी। जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं बताएं। आप लोगों को ये वीडियो इम्पोर्टेंट, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं आप लोगों के लिए, जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो और जिन ये जो अभी ये जो इसके बाद अगला वीडियो लेके आऊँगा वो 126 से लेके 150 क्वेश्चन का रहेगा, क्योंकि इस जो MPPSC लाइब्रेरियन में 150 क्वेश्चन का ही पेपर आता है, लाइब्रेरी साइंस वाला होता है, और 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, उसका पेपर अलग से होता है। 2 पेपर होते हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में, लाइब्रेरियन के लिए जो होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।